25 मई की रात सरिता अपने पति गुड्डू को फ़ोन मिलाती है। रात का लगभग 12 बज रहा था। गुड्डू फ़ोन उठाता तो नहीं है लेकिन रिंग जा रहा था। फ़ोन नहीं उठता है तो सरिता थक हार करके अपने ससुर को फ़ोन लगाती है। ससुर भी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। फिर वो फ़ोन अपने देवर को लगाती है। देवर भी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा सा घबराई हुई होती है। उसके बाद वो तुरंत अपने भाई देवेंद्र को फ़ोन लगाती है और कहती है, देखना तेरे जो जीजा हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो भाई भी कहता हो सकता है तीनों काम में व्यस्त होंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कितना भी काम में व्यस्त हो, एक ना एक व्यक्ति घर पर आएगा और एक ना एक व्यक्ति वहाँ पर दुकान पर सो जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं था और ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। लगभग रात के 1:30 बज जाता है। सरिता जब अपने भाई देवेंद्र को कहती है कि तुम एक बार दुकान चले जाओ, एक बार देख करके आता, तो वो कहता है कि बहन इतनी दूर मैं कहाँ से जाऊँगा, अभी कोई साधन भी नहीं है और रात का लगभग 1:30 बज रहा। तुम एक काम करो, सो आराम से, मैं सुबह जैसी होऊंगा वैसी दुकान पर जा कर के देख लूँगा क्या बात है। और होता भी वैसा है। देवेंद्र सुबह 7 बजे दुकान पर पहुँचता है। जैसे ही वो दुकान पर पहुँचता है, दुकान के शटर के नीचे से खून बह रहा था। अब ये नज़ारा देख करके देवेंद्र डर जाता है। वो तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन करता है। पुलिस की पूरी टीम दल बल के साथ उस जगह पर पहुंचती है। उस टीम में डॉग स्क्वाड से लेकर के फॉरेंसिक की सारी टीमें मौजूद थीं, क्योंकि देवेंद्र ने सारी चीज़ें बता दी थी कि इस तरीके का मामला है। अब जब पुलिस की टीम पहुंचती है, उस दुकान के शटर को खोला जाता है तो अंदर का जो नज़ारा था वो काफ़ी हैरान परेशान करने वाला था और किसी के भी होश उड़ा देने वाला था। अंदर कुल 3 लोगों की लाश पड़ी हुई थी और इन तीनों लोगों की लाश अलग अलग जगह पर पड़ी हुई थी। एक जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति था उसकी लाश एक तख्ते पर पड़ी हुई थी और जबकि 2 लोगों की लाश, जो 2 लोग थे वो उस उम्रदराज व्यक्ति के बेटे थे। अब ये 2 लोगों की लाश उस दुकान के नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी और इन लोगों के शरीर से जो खून बह रहा था वो खून लगभग 5 मीटर तक बह चुका था। अब ये जो नज़ारा था, ये नज़ारा पुलिस को देख करके समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। अंदर देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इन लोगों का हाथापाई हुआ है, मार झगड़ा हुआ, और जो बाहरी व्यक्ति थे वो उनकी संख्या अधिक है और हो सकता है उस चीज़ों का फ़ायदा उठा करके उन लोगों ने इन लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। अब ये जो नज़ारा पुलिस के सामने आता है और पुलिस तुरंत एक्टिवेट होती है, लेकिन मामला थोड़ा सा सांप्रदायिक रंग भी लेने लग जाता है, क्योंकि मामला 2 जातियों के बीच में था। अब इन चीज़ों से बचने के लिए पुलिस की बहुत सारी टीमों को बुला लिया जाता है और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। हर कोई जानने की कोशिश करता है कि आखिर मामला क्या है, किसे और किसने मारा है, कैसे मारा है, कब मारा है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो आज आपको इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की। जौनपुर ज़िले का जाफराबाद थाना लगता है और वहाँ का एक नवादा बाईपास से 100 मीटर की दूरी पर नवादा कचगांव अंडर बाईपास है। उस बाईपास के पास में ही एक दुकान है, लालजी भैया इंजीनियरिंग वर्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल वर्कशॉप नाम से ये दुकान है। और बताया जा रहा है कि लगभग पिछले साल ही अक्टूबर नवंबर में ये दुकान वहाँ पर खुली थी और ये जो दुकान थी वो लालजी भैया के नाम से थी। लालजी भैया जिनकी आज मृत्यु हो चुकी है, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, वो जाफराबाद के मोहम्मदपुर गांव का रहने वाले थे। उस दुकान में कुल 3 लोगों की हत्या होती है और उन 3 लोगों में एक लालजी हैं, दूसरा उनका बेटा गुड्डू है जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है और एक तीसरा व्यक्ति है यादवीर, वो भी लालजी का ही बेटा है, 25 वर्ष। कुल इन 3 लोगों की हत्या होती है और जब ये मामला पुलिस के सामने आता है तो पुलिस इस पूरे मामले को हर वो बारीक कड़ी खोजने की कोशिश करती है जहां से इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए। तो पुलिस के सामने कई सारे चैलेंज निकल करके आते हैं। सबसे पहला चैलेंज था उस दुकान में लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा था उसका डीवीआर जो था वो वहाँ से गायब था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जान पहचान वाला व्यक्ति है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसे पता था कि कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा और कहाँ उसका डीवीआर लगा हुआ है। बाकायदा जिस जगह पर डीवीआर लगा था उस लॉक को खोला जाता है चाबी के सहारे, खोल करके वहाँ से डीवीआर निकाल करके जो मारने वाले लोग थे वो वहाँ से फरार हो गए। अब जैसे ही ये मामला पुलिस से निकल करके घर वालों के सामने प्रस्तुत होता है कि इस तरीके से डीवीआर गायब है, तुरंत घर वाले गुड्डू की पत्नी सरिता या फिर लालजी की पत्नी जो थी ये तुरंत अपने ही पड़ोसी जो एक है उनके ऊपर आरोप लगा देती है जिनका नाम है पलटू राम नागर।
पलटू राम नागर जो कि बताया जा रहा है बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके ऊपर आरोप लगता है। उनके अलावा और लगभग 4 लोगों पर आरोप लगता है, जिसमें एक नागमणि है जो कि पलटू राम का दामाद है और एक है गोलू जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। कुल इन लोगों पर आरोप लगता है और 2 और लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब जब इन लोगों पर आरोप लगता है, पुलिस जब इन लोगों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती है। बताया ये जाता है कि इन दोनों के बीच जो विवाद है वो काफ़ी पुराना है और लगभग ये विवाद 2017 से चला आ रहा है। 17 से ये विवाद इस वजह से जारी हुआ है, बताया ये जा रहा है कि पलटू राम नागर जो कि अपने बेटे की शादी 2017 में करना चाहता था, तो वो लालजी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लालजी से बहुत सारा पैसा उधार लेता है। उधार लेने की वजह ये थी कि लालजी की जो दुकान थी वो पलटू राम के किराए की दुकान थी, तो इस वजह से पलटू राम ने किराए की वजह से उससे बहुत सारा रुपया उधार लिया। अब इस रुपए को उधार लेने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है लेन देन को लेकर के। पलटू राम पैसा देना नहीं चाहता था, लेकिन लालजी उसे पैसे की ज़रूरत थी और वो जब भी पैसा मांगता तो दोनों के बीच में विवाद हो जाता। और इसी बीच बहुत सारे एक दूसरे पर केस भी करवाए गए थे। बताया ये जा रहा है कि लगभग 2018 में लालजी ने पलटू राम और उसकी पत्नी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज करवाया है, जिसमें उस समय IPC की धाराएं लगती थी। उस IPC की धारा में 323, 504, 506, 427 और 425 के तहत केस दर्ज करवाया गया। उसके बाद अब बारी थी पलटू राम की, तो पलटू राम ने भी लालजी, गुड्डू यादवीर और जिलाजी जो कि लालजी का एक और बेटा है, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बहुत सारी धाराएं जुड़वाई गई थी, जिसमें 363, 120B और 376 के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब ये सब सारी चीज़ें 2017-18 के बीच की है, लेकिन मामला तब और बढ़ जाता है जब 2022 आता है। 2022 में मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पलटू राम के परिवार की जो पत्नी है इंदू, गोलू, दयाराम विश्वकर्मा, इन लोगों के खिलाफ फिर से भैयालाल ने FIR दर्ज करवाई और ये मामला पुलिस की स्थिरता के कारण समय के साथ बढ़ते चला गया। अगर पुलिस सही समय पर सही कार्रवाई की होती तो हो सकता है ये घटना न घटती। खैर, इन सब विवादों के बीच पलटू राम भैयालाल के पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग करता है और उसके लिए दिन निर्धारित करता है 25 मई 2025। 25 मई 2025 को लालजी किसी काम से जौनपुर गए हुए थे। वो वहाँ से लौट रहे थे तो बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा बेटे अभी दुकान पर ही हैं, तो वो भी लालजी जो है अपने बेटे गुड्डू और यादवीर के पास दुकान पर चले जाते हैं। वहाँ पर काम अधिक था और बताया ये जा रहा है कि जो लालजी की जो दुकान थी उसमें अधिकतर जल निगम की जो पाइप होती है उसमें चूड़ी वगैरह पेरने का काम होता है, तो ये रात भी काम ज़्यादा थी, तो ये लोग रात वहीं दुकान पर रुके हुए थे। बाहर से खाना वगैरह भी मंगाया, वहीं से खाना भी खाया। इसी बीच अब ये लोग वहाँ पर सोने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अन दिनों की तरीके से उस दिन ऐसा नहीं हुआ। कोई ना कोई व्यक्ति दुकान पर रुकता था और कोई ना कोई इन तीनों में से घर चले जाता था, लेकिन उस दिन कोई घर पर नहीं गया। तीनों यहाँ पर खाना भी खाएँ और यहीं पर सोने की प्लानिंग किए। अब इसी बीच लगभग रात का 12:30 हो जाता है। गुड्डू की पत्नी सरिता इन तीनों को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन उठता नहीं है, तो इसका मतलब मामला जो है ये रात के लगभग 12, 12:30 बजे के बीच में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि 3 लोगों के पास अगर फ़ोन किया जाए तो तीनों में से कोई फ़ोन रिसीव ना करे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। खैर, अब ये जब 3 लोग यहाँ पर सोते हैं और इसी चीज़ों का फ़ायदा पलटू राम जो उसका पूरा गैंग है वो गैंग मिल करके भैया लालजी पे हमला कर देता है और हमला के तहत उन लोग उसी दुकान में हथौड़े और सरिये का उपयोग करते हैं। उन हथौड़ों से लालजी के और इनके दोनों बेटे के सर को कुचल दिया जाता है और बहुत बेरहमी के साथ इन तीनों लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। जब ये मामला सोमवार की सुबह खुलासा होता है तो पुलिस की पूरी टीम एक्टिवेट होती है और जब पुलिस तफ्तीश करती है तो तफ्तीश में पता चलता है कि मामला काफ़ी पुराना है और इसमें पुलिस की लापरवाही सामने निकल करके आती है। तो जो AIG रैंक के जो अधिकारी हैं वो पहुंच जाते हैं, AIG वाराणसी ये सब पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब यहाँ पर देखा जाता है कि जो थाना प्रभारी हैं उसके अलावा जो 3 और पुलिसकर्मी हैं, इन 3 लोगों की संलिप्तता है इस मामले को लंबा खिंचाने में, इन लोगों की लापरवाही है, तो इन लोगों को भी निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पलटू राम नागर को और उनका जो दामाद है नागमणि, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं गोलू जो है वो फरार बताया जा रहा है। 25,000 रुपये पुलिस उस पर इनाम रखी हुई है। इसके अलावा 2 और मुख्य लोग हैं और उसके साथ साथ जो DVR ये लोग लेकर के भागे हैं, पुलिस उसकी भी पड़ताल कर रही है और इस पड़ताल के तहत पुलिस ने कई जगहों पर छापा भी मारा है। लगभग पुलिस की 6-7 टीमें बनाई गई हैं और इन लोगों को दबिश दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है कि ये लोग सरेंडर करें। और जैसे ही ये लोग सरेंडर करते हैं तो हत्या कैसे की गई, हत्या में क्या क्या प्रयुक्त किया गया था, कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से मारा गया, ये सब सारी चीज़ें खुल करके सामने आएंगी जब तक ये सारे लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं। खैर अभी तक पुलिस ने इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, बस इतना ही बताया है कि लगभग 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, जो एक पुलिस की उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि है, उस छवि को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। जिस तरीके से जौनपुर में आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही है जहां पर अपराधी बेखौफ होकर के किसी को भी मौत की नींद सुला दे रहे हैं, ये घटनाएं अपने आप में पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की प्रशासन के जो तंत्र है उन पर सवालिया निशान लगा रहा है। खैर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप कहाँ से ये कहानी, ये घटनाएं सुन रहे हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।